10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो 29 मार्च 2023 को विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए आपकी जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके अबसद पूछे जाएंगे, 12 अबसद पूछे जाएंगे, 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और 12 वापस वन लाइनर आएंगे। यानी कि टोटल आपके 30 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। बाकी बड़े क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। तो हम इसमें आपके 4-5 के जो शुरू के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, उनके आपकी जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके जो प्रश्न है वो उसमें हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न आपके ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताएं। तो इसका नाम है आपके हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा प्रश्न है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही, तो इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे 2 mg है और ये O2 है, तो उसको हम लिखेंगे 2 MgO। तो ये आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। तो श्वेत चूर्ण जो किस प्रकार का यौगिक है, तो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड का यौगिक होता है। जो ऊपर समीकरण दे रखी है, ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर श्वेत चूर्ण में बदलने की ही समीकरण है। ये मैग्नीशियम को जलाना का मतलब O2 ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। तो जो चूर्ण बनेगा श्वेत चूर्ण, वो यौगिक क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न आपके लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। वो जो धुआं उत्सर्जित होता है भूरे रंग का, वो किस पदार्थ का होता है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, N2O का होता है। विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देना है, तो इसमें आपको पानी का जो विद्युत अपघटन करेंगे जल का, तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसका आपको चित्र भी बनाना है, आपकी पिछले परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। आपको कॉपर सल्फेट का सूत्र भी याद करना है, CuSO4, ये आपके कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का रंग जो नीला रंग है वो मलिन क्यों पड़ जाता है, इनकी उसका रंग चेंज क्यों होता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है और उसमें आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। तो फेरस की अभिक्रिया हो जाएगी कॉपर सल्फेट से। तो ये फेरस इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित करेगा, तो इसकी जगह पे ये फेरस आ जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर अलग आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण पूरी लिख लेनी है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है। तो लोहे की कील पर कॉपर का अवक्षेपण होने के कारण वो रंग परिवर्तन हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है श्वेत श्याम जो फोटोग्राफी होती है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, इसके उपयोग में आने वाली जो वियोजन अभिक्रिया उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आपको ये भी याद करना है कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जब उसको हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग निकल जाएगी और ब्रोमीन अलग निकल जाएगी। अगला प्रश्न है कि कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है। तो कॉपर चूर्ण की जो सतह है वो कॉपर ऑक्साइड की जो सतह परत चढ़ जाती है, काली परत, इसके कारण वो काला दिखाई देता है। तो कॉपर को जब जलाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो काले रंग का एक पदार्थ होगा। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अच्छा अभिकारक की परिभाषा पूछी गई है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो तीर के निशान से पहले की जो होते हैं यौगिक उनको हम अभिकारक कहते हैं। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जिंक सल्फेट बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है कि जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाने पर जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है। तो ये गैस होती है आपके हाइड्रोजन गैस, और जब इसके हम जलती हुई तीली ले जाएंगे तो फट फट की आवाज़ के साथ में जलती हैं। तो ये आपके अभिकारक होता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हिंदी में उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद में जो तीर का निशान है उसके बाद की जो समीकरण बनती है उसको हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है, तो ये उत्पाद होता है। तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवा रहे हैं तो ये जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये उत्पाद के रूप में जाना जाता है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में जाने जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो वाली। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है कि आपको भौतिक संकेत बताने की, निम्न रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का संकेत क्या है। तो ये जो S लिखा होता है वो S का मतलब होता है सॉलिड, ठोस होता है। ये L का मतलब लिक्विड, ये आपके द्रव होता है, और G का मतलब गैस होता है। और जलीय विलयन में हम A क्यों लिखते हैं, एक्वा है ना, तो ये हम इसमें प्रमुख रूप से दर्शाए जाते हैं।
एक आपके कोयले के दहन की जो संयोजन अभिक्रिया है वो बतानी है। तो जब भी दहन की अभिक्रिया है तो आपको O2 से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो कार्बन की O2 के साथ अभिक्रिया होगी तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जल निर्माण की संयोजन अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, H2O बनेगा। ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ये दोनों संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट की ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा, और एक आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन अलग होगी। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है उसके भूरे रंग का धुआं निकलता है। एक आपको जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो ये तो आप पहले ही कर चुके। तो ये हो जाएगा, जब हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, तो वही जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवा दो तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह तो होता है ऑक्सीकरण होता है, वहाँ पे उपचयित होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयित पदार्थ होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन के साथ में कराएंगे तो ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो कार्बन इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण जिंक ऑक्साइड जो है वो इसमें उपचयित पदार्थ, कार्बन उपचयित पदार्थ है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिंक ऑक्साइड में, केवल जिंक रह जाएगा, तो ये हमारा अपचयित पदार्थ हो जाएगा। तो उपचयित को ही हम ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो एक तो ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि से हम पहचान कर सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजन की कमी और वृद्धि से पहचान कर सकते हैं। हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो भी वो अपचयित होगा, तो भी वो हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो वो उपचयित होगा, ऑक्सीकरण होगा, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो हमारा अपचयित होगा। तो ये देखो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ में करवाएंगे। अच्छा ये तो हो गई, अब नीचे वाला देखते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl वाला। तो इसमें उपचयित पदार्थ HCl है क्योंकि HCl में हाइड्रोजन की कमी हो रही है और ये Cl2 उपचयित हुआ है। अपचयित ऑक्सीकरण क्या हो रहा है? तो जो MnO2 है उसमें आपके ऑक्सीजन की कमी हुई है और ये MnCl2 में अपचयित हुआ है, तो ये अपचयित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? तो लोहे की जो नई वस्तुएं होती है वो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो नम वायु के संपर्क में आने पर वो उसके ऊपर जो हल्का भूरा रंग की परत चढ़ जाती है, इसको लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, लोहे के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको यशद लेपन कहते हैं। हिंदी में उसको यशद लेपन कहा जाता है, इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनीकरण उसको कहा जाता है। संतुलित समीकरण क्या है? तो संतुलित समीकरण क्या होती है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का जो तत्व है उसमें परमाणु की जो संख्या वो बराबर होती है, तो उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे ये तराजू है, ठीक है, तराजू यहाँ बीच में ये तीर का निशान है, इस तरफ तो हो जाएगा आपका अभिकारक और इस तरफ हो जाएंगे आपके उत्पाद। जब ये अभिकारक और उत्पाद की मात्रा परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो उसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। ये तराजू इधर से ऊपर हो जाए इधर से नीचे हो जाए तो वो संतुलित नहीं होगा। इसका मतलब ये कि परमाणु की संख्या उसमें बराबर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये काले रंग का हो जाता है। तो X तत्व का और उस काले रंग के यौगिक का आपको नाम बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले पूछे भी गए हैं। तो वो जो X तत्व वो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, और काले रंग का जो यौगिक बनेगा वो कॉपर ऑक्साइड होगा। फिर आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताना है। तो संयोजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बिना बुझा चूना जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बना लेता है और उसमें उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताना है और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। इनके उदाहरण भी आपको याद कर लेने हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, बिखरना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर जो छोटे उत्पाद में बन जाते हैं, छोटे उत्पाद बन जाते हैं, तो उनको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है, ये संगमरमर का भी यही सूत्र होता है CaCO3। तो इसको जब हम उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाएगा, तो ये बुझा हुआ चूना बनता है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर आपके है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन
और कॉपर सल्फेट की लोहे की कील डालने पर उसमें विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण बताना है। तो देखो विस्थापन यानी कि एक परमाणु को दूसरा परमाणु जो विस्थापित कर देगा, हटा के वो आ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है दूसरे विलयन के जो विलयन में स्थापित कर देता है उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरस के साथ में करवाएंगे, आयरन के साथ में करवाएंगे, तो ये जो फेरस है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और ये कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, फेरस आ जाएगा। ये FeSO4 बन जाएगा। पहले फेरस सल्फेट था, अब ये पहले कॉपर सल्फेट था, अब ये आयरन सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर अलग निकल जाएगा। तो इसने फेरस ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया है। अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अवक्षेप होता है वो उत्पाद होता है वो अविलेय अवस्था में प्राप्त होता है, यानी कि वो विलयशील नहीं होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बेरियम सल्फेट का एक श्वेत अवक्षेप निर्माण होता है। ये बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BeSO4 और सोडियम क्लोराइड ये अपने साधारण नमक का सूत्र होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उनको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उपचयन किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही चीज़ है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे कॉपर की अभिक्रिया हम कॉपर को जब हम जलाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये काले रंग का पदार्थ बनता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसको हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन के दो या ऑक्सीकरण के दो दोनों एक ही बात है। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए कॉपर का उपचयन हुआ है। अपचयन क्या होता है? तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे ये आपके कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कॉपर और जल बनेगा। इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए कॉपर ऑक्साइड का आपके अपचयन हो रहा है। फिर आप क्या कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस के दहन की उष्माक्षेपी अभिक्रिया का समीकरण बताना है। तो जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्पन्न होता है उनको हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हो गया CH4, ये मेथेन का सूत्र होता है, CH4 मेथेन होती है। उसको जलाएंगे तो O2 के साथ अभिक्रिया होगी तो CO2 बनेगा और जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। इसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है जबकि उष्माशोषी में उसका शोषण होता है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा को अवशोषित होती है उसको हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फेरस सल्फेट को जब हम उष्मा देंगे तो इससे अवशोषित होगी, है ना, उष्मा की आवश्यकता होगी तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में बदल जाएगा। तो ये बाकी तो संतुलित समीकरण के बारे में आपको बताना है। एक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदासीनीकरण के रूप में भी जाना जाता है, उपअपचय क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलता है। इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर आपके रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। कॉपर की हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया होगी तो कॉपर और ये H2O बनेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी ये उपचयित हो रहा है। इस प्रकार से आपको ये दोनों एक साथ बता देने। फिर आपको बताना है संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, और तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। संक्षारण क्या होता है? जैसे लोहा, चांदी और तांबा, इनका जो कलर है जो चेंज हो जाता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने पर आ जाती है तो ये संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, तो ये सभी जो है वो संक्षारण के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत लगना और तांबे पर हरी परत चढ़ना जो संक्षारण के उदाहरण है। एक होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी सामग्री को उपचयित होने से हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, तो इनका जो गंध और स्वाद है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर रखा जाता है या फिर उनको वायुरोधी बर्तनों में रखकर जो उनकी उपचयन की जो क्रिया है उसको धीमी की जाती है। जैसे आपको ने देखा होगा कि जो आलू की जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके उसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और वो उपचयित होने से बच जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर आपके ये प्रश्न बन सकता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं।
तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है और ताप में परिवर्तन होता है। फिर आपके एक प्रश्न ये बनता है कि एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक तो आपको X का सूत्र लिखना है, ठीक है। ये चूने का बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ये चूना हो जाएगा इसमें CaO, और सफेदी पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये बुझा हुआ चूने का सूत्र है। फिर आपको इनसे मिलान कर लेना है, कौन सी संयोजन है कौन सी वियोजन है, इसको आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। तो ये था आपका पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम आपके दूसरे पार्ट को देखेंगे, अम्ल क्षार लवण वाले। इस प्रकार से आपकी पूरी PDF ये हम यहाँ पे देखेंगे पेपर से पहले। तो आप इसको शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और इसकी PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप बाकी सभी पार्ट की वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। साइंस के वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, तो ज़रूर देखना आप, वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 2 टेस्ट डाल रखे मैंने साइंस के, तो दोनों आप एक बार जो ज़रूर देना। आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड करके टेस्ट देना, PDF पढ़ना।